हम लोग कस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। यहां से दीदी अब हो गया, देखिए एगो तो आई है 3 दिन बाद। सुनिए, कस्टम से कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स। कितना मार्क्स का आएगा? अच्छे से सुनिए आप लोग। इसमें 2 क्लास लगेगा, आज पहला क्लास है, 2 क्लास लगेगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन पकड़ लेंगे। ठीक है, सुनिए किसका बात करें हम लोग? कस्टम्स। किसका? देखिए बुक बंद कर लीजिए और अच्छे सुनिए। कस्टम इज गवर्न्ड बाई कस्टम एक्ट 1962। कस्टम को चलाने के लिए एक तो एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट 1962, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता है, टेक टाइम्स। जनता जनार्दन को पढ़ने का समय देते हैं, समझने का समय देते हैं, फिर जाके लागू होता है। तो ये 1962 में बना था, लागू कब हुआ? 1 फरवरी 1963। 1 फरवरी 1963 को जाके लागू हो गया। कस्टम ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लिवाइड किया जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा और उस पे हम कस्टम को लगाएंगे। समझ पा रहे? इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों से गुड्स को खरीदना, एक्सपोर्ट माने दूसरे देशों में गुड्स को बेचना। इंपोर्ट माने दूसरे देशों से गुड्स को खरीदना, एक्सपोर्ट माने दूसरे देशों में गुड्स को क्या करना? बेचना। समझ पा रहे? कस्टम के लिए एक ऑफिसर है जिसका नाम है कस्टम ऑफिसर, जिसको प्रॉपर ऑफिसर के नाम से जानते हैं। कस्टम ऑफिसर को किसके नाम से जानते हैं? प्रॉपर ऑफिसर। किसके नाम से जानते हैं? समझ पा रहे? इसके पहले, कस्टम के पहले 1962 के पहले एक एक्ट था जिसका नाम था सी कस्टम एक्ट 1878। सी कस्टम एक्ट 1878 बाद में जाकर रिप्लेस करके लाया गया कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट, और ये जो कस्टम एक्ट 1962 है, इट इज अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। इट इज अप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान के कोना कोना में एक्ट लागू है। ये हिंदुस्तान के कोना कोना में एक्ट लागू है। क्लियर है क्या? इंपोर्ट के केस में इंपोर्टेंट जो एंट्री होता है वो होता है आपका, इंपोर्ट के केस में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्ट के केस में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? बिल ऑफ एंट्री। क्या कहते हैं? और एक्सपोर्ट के केस में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम है शिपिंग बिल। एक्सपोर्ट के केस में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है उसका क्या नाम है? शिपिंग बिल। रिपीट कर रहे हैं हम क्या क्या बोले हैं। कस्टम इज गवर्न्ड बाई कस्टम एक्ट 1962। कोई भी एक्ट बनते बनते लागू नहीं होता, टेक टाइम्स। ये लागू हुआ था 1 फरवरी 1963। 1 फरवरी 1963। समझ पा रहे? कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स का इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे। इंपोर्ट माने दूसरे देशों से गुड्स को खरीदना, एक्सपोर्ट माने दूसरे देशों को गुड्स को बेचना। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये एक्ट जो है हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। इसका नाम पहले क्या था? सी कस्टम एक्ट 1878। बाद में इसको लाया गया भाई रिप्लेस करके, नाम इसका क्या गया? कस्टम एक्ट 1962। कस्टम एक्ट 1962। इंपोर्ट के केस में मेन डॉक्यूमेंट क्या है? बिल ऑफ एंट्री। की डॉक्यूमेंट क्या है? बिल ऑफ एंट्री। और एक्सपोर्ट के केस में की डॉक्यूमेंट क्या है भाई? शिपिंग बिल। क्या बोलिए? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े। ये एक्ट हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ। क्लियर? आगे बढ़े। ये कस्टम जो बना था, कोई भी एक्ट बनता है तो भारतीय संविधान के हिसाब से बनता है। उसमें एक लिस्ट था जिसका नाम था एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट 83 के तहत ये कस्टम को बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने का 3 लिस्ट है। समझ पा रहे? भारतीय संविधान में लॉ बनाने का 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट माने सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगा, तो इस नियम को कौन बनाया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट माने स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट माने दोनों मिलकर बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये यूनियन लिस्ट में था। एंट्री नंबर कितना? 83। एंट्री नंबर कितना? 83। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बोले क्या बोले हैं? सोशल वेलफेयर सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे लगेगा। सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट पे लगेगा टैक्स देने के बाद। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? टैक्स देने के बाद में आपको सेस चार्ज कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कितना परसेंट चार्ज कर देंगे? 10%। कितना परसेंट चार्ज कर देंगे? किसका 10%? 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। माने कस्टम ड्यूटी जो निकल के आएगा उसका 10%। जैसे वहां सेस था,
CESS 4%। तो ये भी एक तो कस्टम के केस में 10% लगता है। SWS सोशल वेलफेयर सरचार्ज, समाज कल्याण के लिए तो सरकार टैक्स लेता है, समाज कल्याण के लिए तो सरकार टैक्स लेता है 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी सरकार एक तो टैक्स लेता है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज के तहत क्या किया जाता है? एजुकेशन का सुविधा दिया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? हेल्थ 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 समझते हैं, शरीर डॉक्टरी, आपको इलाज का व्यवस्था किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी माने सैन्य बल आपके लिए बल बोल रहे हैं, सैन्य बल आपके लिए माने तैनात किए जाते हैं, जैसे पुलिस, आर्मी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ताकि आप सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित अपने घरों में रह पाए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सोशल सिक्योरिटी कौन सा बोलिए? ये तमाम चीज किसके तहत आते हैं? सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बोले क्या बोले हैं? बहुत टैक्स आता है इधर से। समझ पा रहे? कितना परसेंट लगेगा? 10%। किसके केस में लगेगा? इंपोर्ट के केस में। ये किस पे चार्ज होगा? बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। मान लो बेसिक कस्टम ड्यूटी 50,000 आया, तो 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। कितना हो गया? 5,000। राउंडिंग ऑफ ड्यूटी, राउंडिंग ऑफ ड्यूटी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि अगर 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो नियरेस्ट 100 रुपया तक उसको मैंने नेक्स्ट 100 रुपया तक राउंड करेंगे, और 50 से कम है तो उसके बैक चले आएंगे। जैसे मान लो 4,948, तो 4,900, बात खत्म। 48 मैंने 50 से कम है। 4,958, तो 5,000, 5,000 हो गया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट 100 तक राउंडिंग करेंगे। कस्टम ड्यूटी में नेक्स्ट 100 तक राउंडिंग करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर? आगे बढ़े। अगर गवर्नमेंट भी कोई गुड्स को इंपोर्ट करता है तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। गवर्नमेंट भी कोई गुड्स को मंगाता है, जैसे साउथ अफ्रीका से 2,000 टन दाल मंगाया गया था। जब दाल का दाम ज्यादा बढ़ गया था तो मोदी जी साउथ अफ्रीका से 2,000 टन मंगाए। बोले खाइए बढ़िया से दाल, राजनीति मत करिए इस पे। आप लोग राजनीति हो रहा था, दाल बहुत ज्यादा दाम हो गया, क्या खाएगा आदमी? समझ रहे? एक समय था। तो गवर्नमेंट भी अगर कोई गुड्स मंगाता है, कुछ मंगाता है, तो उस पर भी जो नियम है वो टैक्स चार्ज होगा। समझ गया क्या बोले? आगे बढ़े हम लोग। पहले इसके लिए बनाना पड़ता था आईईसी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। लेकिन अब ये हट गया, जीएसटीआईएन नंबर से काम हो जाएगा। जीएसटीआईएन नंबर, जीएसटी का जो नंबर है उसी से काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। पहले होता था इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, एक तो कोड बनाना पड़ता था। समझ लो, जिसको हम लोग आईईसी नंबर कहते हैं। तो आईईसी नंबर हट गया, ओमिट कर दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? अब जीएसटीआईएन नंबर से काम हो जाएगा, जीएसटीआईएन नंबर से काम हो जाएगा। हमारे बच्चे नॉर्मल है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट कब होगा? टैक्सेबल इवेंट ऐसा सिचुएशन है जिस समय टैक्स को चार्ज करते हैं, टैक्स को कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। ऐसे परिस्थिति को, ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट। क्या कहते हैं? टैक्सेबल इवेंट का कुछ मतलब कौन सा डेट को पकड़ेंगे टैक्सेबल इवेंट? सुनिएगा ध्यान से। गुड्स इंपोर्टेड बाय वेजल्स। वेजल्स माने क्या होता है भाई? बोलो वेजल्स। बोले क्या वेजल्स? ये वेजल्स का मतलब क्या होता है? गुड्स इंपोर्टेड बाय वेजल्स। अब देखिए बोले गूगल करेंगे, अरे ना रे बाबा, शिप शिप शिप, हाँ वेजल्स। तो शिप से अगर माल आ रहा है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शिप से अगर माल मंगा रहे हैं तो आपका डेटा बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर कौन सा कंजम्पशन, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, विच एवर इज लैटर, डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लैटर। इसके बाद में जो डेटा आएगा, मान लो बिल ऑफ एंट्री हुआ है 17/1/2023 को, 17/1/2023 को, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड है 10/1/2023। तो कौन सा बाद वाला डेट है? 17/1/2023, उसको ले लेंगे। ठीक है। अगर गुड्स इंपोर्ट हुआ व्हीकल से, व्हीकल माने समझते हैं? गाड़ी से आया। क्या चीज है भाई? गाड़ी से। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? अगर गाड़ी से आया है तो खाली डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेटा बिल ऑफ, बस। अगर गुड्स एयरक्राफ्ट से आया, एयरक्राफ्ट से आता है गुड्स, एयरक्राफ्ट में समझ पा रहे हैं? एरोप्लेन से गुड्स आता है,
आदमी नहीं लोड होगा, गुड्स लोड होगा उसमें। आता है, समझ पा रहे क्या? धनिया आता है, अपने देश में धनिया शॉर्ट हो जाएगा तो दूसरे देश से धनिया आता है, नहीं समझे? हाँ, एक बार कोई प्रोग्राम था तो हम गए थे सियालदह खरीदने, तो धनिया पत्ता लिखा था मिस्त्री, तो हम गए खरीदने मंडी में, तो बोला अभी अभी एयरक्राफ्ट से आया है। एयरक्राफ्ट से धनिया था, पूरा ठंडा था पूरा ठंडा था, समझ पा रहे? हाँ, कौन सा बड़ा चीज है, चलिए समझ पा रहे? तो एयरक्राफ्ट से आएगा तो क्या भाई, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो एयरक्राफ्ट से अगर आएगा तो अराइवल ऑफ कन्वीनियंस, माने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, डेटा बिल ऑफ एंट्री फॉर और अराइवल फॉर कन्वीनियंस, विचएवर इज लेटर, विचएवर इज क्लियर है क्या? आगे बढ़े। और ऑल अदर गुड्स, दूसरा कोई गुड्स वगैरह है तो डेटा पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, डेटा पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी का डेट ले लेंगे, क्लियर है? आगे बढ़े, बोलिए। अब एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब दूसरा देश से गुड्स आ रहा तो एक्सचेंज रेट तो तय करना होगा, और हर दिन का एक्सचेंज रेट अलग हो जाता है, हर चीज का एक्सचेंज रेट क्या, हर दिन का एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? तो अगर इंपोर्ट किया गया है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इंपोर्ट के केस में जिस दिन पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है वो वाला एक्सचेंज रेट को लेंगे, और एक्सचेंज रेट जो लेंगे हम लोग ये सीबीआईसी का लेंगे। सीबीआईसी, सीबीआईसी माने सेंट्रल, सीबीआईसी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, समझ पा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी का लेंगे। माने एक्सचेंज रेट दिया रहेगा आरबीआई का, सीबीआईसी का, तो एक्सचेंज रेट किसका पकड़िएगा? सवाल बनाते समय सीबीआईसी का एक्सचेंज रेट को पकड़िएगा। एक्सचेंज रेट किसका पकड़िएगा? सीबीआईसी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इंपोर्ट के केस में जिस दिन पहला आपका बिल ऑफ एंट्री लिखा गया है वो वाला एक्सचेंज रेट का डेट को ले लेंगे, और एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन शिपिंग बिल ऑफ एंट्री को फाइल किया गया, शिपिंग बिल ऑफ एंट्री को फाइल किया गया उस दिन का एक्सचेंज रेट ले लेंगे। माने इंपोर्ट है तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जिस दिन लिखा गया है वो वाला एक्सचेंज रेट लेंगे, लेकिन एक्सचेंज रेट किसका लेंगे? सीबीआईसी, सीबीआईसी, समझ पा रहे हैं? और अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो शिपिंग बिल वाला को हम लोग पकड़ लेंगे, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? शिपिंग बिल वाला जिस दिन डेट का फाइल किया गया वो वाला एक्सचेंज रेट को हम लोग ले लेंगे। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए, बोलिएगा तब तो आगे बढ़ेंगे। गुड्स, इसमें गुड्स का डेफिनेशन पढ़ना है। गुड्स इंक्लूड्स, दूसरा देश से हम लोग मंगाते हैं एयरक्राफ्ट, मालूम है ना? दूसरा देश से क्या मंगाया जाता है? एयरक्राफ्ट। बारे बिजनेसमैन लोग एयरक्राफ्ट मंगाता है चलाने के लिए, और हमारे समझ में गवर्नमेंट भी एयरक्राफ्ट खरीदता है, लड़ाकू एयरक्राफ्ट, समझ पा रहे हैं, जो एयरफोर्स में इस्तेमाल होता है। एयरफोर्स में क्या होता है? तो एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल, शिप खरीद लिए, एयरक्राफ्ट खरीद लिए, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और आपका स्टोर्स के लिए कोई सामान खरीद लिए, बैगेज आया, या करेंसी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, या एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब जैसे एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे दूसरा जैसे एनिमल मंगा लिए, बर्ड्स मंगा लिए, एनिमल बर्ड्स, समझ पा रहे? जैसे बांग्लादेश में इंडिया से बहुत सारे गाय और भैंस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां कम पाया जाता है तो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ये सब पे आपको टैक्स लगेगा, ये सब पे आपको टैक्स लगेगा, और ये सारे के सारे गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। तो गुड्स का डेफिनेशन में क्या है? गुड्स इंक्लूड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स, बैगेज, करेंसी, स्टोर्स, समझ पा रहे? एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर काइंड ऑफ, बस ये किसका डेफिनेशन है? गुड्स का। किसका? तो गुड्स का डेफिनेशन हम लोग क्या बोल देंगे? गुड्स इंक्लूड्स, गुड्स इंक्लूड्स क्या भाई? एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, स्टोर्स, बैगेज, करेंसी और एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? जितना लेक्चर के पहले एक बार मार्क करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुक खोलिए। सुनिए ध्यान से, इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन टेरिटोरियल वाटर, ये फैला हुआ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। नॉटिकल माइल्स क्या होता है? वाटर को मेजरमेंट करने का एक तरीका है, वाटर को मेजरमेंट करने का क्या है? तरीका। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक है, समझे? उधर भी हम लोग का एरिया है भाई, वाटर में तुरंत पकड़ लेगा कस्टम ऑफिसर, तुरंत अरेस्ट कर लेगा, बंदी बना लेगा आपको, समझे? तो इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहां भाई? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक है। इंडियन कस्टम वाटर कहां भाई? 24 नॉटिकल माइल है बेस लाइन से। और
इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स है बेसलाइन से, बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स है। कौन सा भाई? इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर? ये क्वेश्चन है। एसेसिबल वैल्यू $1,00,000, रेट ऑफ एक्सचेंज 50, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%। सुनिएगा ध्यान से, डॉलर से एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई करेंगे, एसेसिबल वैल्यू आ जाएगा, ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट है तो खुद से क्या करेंगे भाई? LWS। एक्सपोर्ट रहता तो नहीं, इंपोर्ट है तो खुद से, तो 5 लाख का 10% 50,000 जोड़ दीजिए। समझे? क्लियर है? एक क्लास और लगेगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दैट्स फॉर ऑल टुडे।